है जिसने अकेले ही उस डीमन को हरा दिया। फिर जिनोक सोचता कि क्या, अकेले ही किसने हरा दिया। और फिर यूसिंग बोलता कि मैं नहीं जानता कि वो गाय कौन है, लेकिन वो अभी भी एम्पायर के साथ है। और हम लोगों को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है, और वो भी ड्यूक के साथ ही खड़ी होती है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है ड्यूक की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और चीजों को यहाँ वहां फेंक रहा होता है। और वो बोलता है अपने मन में कि मैंने तो सोचा था कि मैं मोमेंटम बनाऊंगा और फोर्ट्रेस पर कब्जा करने के बाद एम्पायर को जान से मारकर यहाँ पर एम्पायर पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन एक आउटसाइडर की वजह से मेरा सारा प्लान जो वो खराब हो गया। शिट यार, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ इस टाइम पर। और वो चीजों को तोड़ फोड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़ी वही लड़की बोलती है कि ड्यूक शांत हो जाओ, ये इतना गुस्सा होने वाली यहाँ पर कोई बात है ही नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। फिर ड्यूक बोलता तो क्यों ना अभी हम रेबिलियन स्टार्ट कर दे, लेकिन नहीं यार, जिनोक और उसका ग्रुप बीच में आएगा। फिर वो लड़की बोलती है कितने पागल हो तुम, और वो गंधारा गिल्ड की मास्टर होती है जिसका नाम निराशा होता है, और ये इंडिया से है, याद रखना, ये इंडिया से है। तो तुम लोग अगर धार्मिक हो तो तुम्हें आगे चल के एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। और वो बोलते कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, और हम लोग देखते कि उसके साथ में वही दो लोग अरुण और चंद्रा खड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम रेबिलियन स्टार्ट करो और हम तुम्हारे साथ हैं। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है एलिस की तरफ, जो कि बोलती है कि तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, तुम मुझे ओरिजिनल से ज्यादा पसंद आई हो। और वो ये बात किसे बोल रही है, ब्लैक टेरेसा को। और ब्लैक टेरेसा बोलती है क्या पसंद नापसंद की बात करी हो, मुझे भी तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। और वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं, जो ये दूर खड़ी होकर एंड्रिया देख रही होती है। और वो बोलती है जिनुक से कि मैं अपनी मास्टर और सिस्टर को ऐसे ड्रंक हालत में नहीं संभाल सकती। और जिनुक बोलता है कि अरे उन्हें एंजॉय करने दो, वैसे भी एलिस और टेरेसा को पास आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जिनुक पूछता है एंड्रिया से तो तुम मुझे बताओ कि नामागुन तियान के साथ आखिर क्या हुआ। और फिर एंड्रिया बोलती कि यस, नामागुन तियान, उसको मेरे मास्टर ने तसल्ली से मौत के घाट उतार दिया और पक्का किया कि इसका नामो निशान ना बचे। और जिनुक बोलता कि अच्छी बात है, एक और बुरा इंसान अपने कर्मों की वजह से मौत के घाट उतर गया। फिर जिनुक एंड्रिया की तरफ कुछ फेंकता और बोलता कि ये लो। और एंड्रिया भी लाइक है, ये क्या है। और जिनुक बोलता कि ये एक गिफ्ट है, क्योंकि तुमने वोलियन को जो बचाया है तो ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, खुश हो जाओ। और जैसे ही एंड्रिया उसे खोलती है, वो देखते है कि उसके अंदर एक आइटम होता है जिसका नाम होता है दी फोक्स बीड। फोक्स बीड एक ऐसा आइटम है जिसकी मदद से कोई भी इंसान एक डीमन या फिर कहीं की बीस्ट में बदल सकता है। और इसमें बदलने के बाद उसकी जो मोमेंट स्पीड है और जो उसकी एजिलिटी है, जो उसके स्टैट पॉइंट है, वो बहुत ही वेरियस तरीके से बढ़ जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो आइटम जो है वो एंड्रिया के साथ बाइंड होने लग जाता है, जिसकी वजह से एंड्रिया जो ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने लग जाती है। और थोड़ी देर के बाद ही हम लोग देखते हैं कि एंड्रिया एक बहुत ही प्यारी और क्यूट से दिखने वाली फॉक्स के अंदर बदल जाती है। ये एक डेमी ह्यूमन के टाइप की होती है, जिसको देखकर जिनुक बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और भाई साहब ये बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही है। और फिर जिनुक एंड्रिया से बोलता है कि अब तुम्हें अपने ओरिजिनल फ्लोर पर चला जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बॉस को अपने फ्लोर से ज्यादा देर तक दूर नहीं रहना चाहिए। और वो भी यस बोलती है और वहां से जाने लग जाती है। और जिनको अपने मन में सोचता है कि फोक्स बीड एंड्रिया के लिए परफेक्ट है। फिर वो अपनी इन्वेंट्री की तरफ देखता है और सोचने लग जाता है कि एंथ हार्ट से मुझे बहुत सारे आइटम मिले थे, फोक्स बीड तो ठीक है और बाकी आइटम भी मुझे समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये क्या चीज है। और फिर जिनो के एक स्पेशल आइटम की तरफ देखता है जिसका नाम होता है द स्प्रिंग ऑफ ओब्लिवियन, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि मास मेमोरी मैनिपुलेशन के काम आता है और ये टावर के आउटसाइडर रहने वाले लोगों को टारगेट करता है। और जिन्हों को अपने मन में सोचने लग जाता है कि एक मिनट, जब मैंने गेम खेला था तब तो ऐसा कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता था इस गेम के अंदर, आखिर ये चीज है क्या और ये करती क्या है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस गेम की जो अथॉरिटी है वो आखिर कितनी कंपाउंड या फिर कहें कि बढ़ चुकी है आगे की तरफ। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि फेनेहाइमर उनको उस खजाने की तरफ ले जा रहा होता है जिसका वादा रेनहार्ड दी थर्ड ने किया होता है जिनों को देने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि टेरेसा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पर तो हाई ग्रेड के जो आइटम है वो ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, ये क्या बात हुई। और फेनहाइमर उसे बताता है कि उन्हें ऐसे देखकर तुम धोखे में मत आ जाना, ये कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं है, उन सभी के ऊपर बहुत सारी स्पेल लगी हुई हैं जो छूने के बाद एक्टिव हो जाएंगी और वहां से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। फिर फेनहाइमर बोलता है कि जिस जगह पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह है, जहाँ पर हमारे फर्स्ट एम्परर की कब्र भी है, तो वहां पर कोई भी बुरी इंटेंशन वाला आदमी नहीं जा सकता। फिर फेनहाइमर अब्राहम की तरफ देखकर बोलता है क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना अब्राहम। और अब्राहम अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देता।
जैसे मानो कि उसके मन में ही कोई इम्प्योर इंटेंशंस हो। और फिर फेनहाइमर बोलता है कि मेरे एम्पर ने तुम्हें वो रिवॉर्ड अपने हिसाब से देने के लिए वादा किया है, और उन्होंने बोला था कि तुम्हें यहाँ पर सीक्रेटली ले आऊं, ये जगह जहाँ पर हमारे फर्स्ट एम्पर जो वो आराम कर रहे हैं। और फिर हमें एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखाई जाती है जिसकी पंखों में बहुत सारे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। असल में यही स्काई कमांड स्टोन्स हैं। और उस मूर्ति के नीचे खड़े होते हैं दी रेनहार्ड दी थर्ड एम्परर। और जिन्होंने अपने मन में सोच रहा था कि क्या यार, मैं तो हमेशा चोरी छिपे घुसता हूँ, लेकिन अब इन लोगों ने मुझे इनवाइट करके बुला रखा तो मुझे अजीब लग रहा है। और फिर फेनेहाइमर और अब्राहम अपने राजा के सामने झुककर प्रणाम करते हैं, और उनका राजा ही बोलता है कि वेल डन माय स्वॉर्ड मास्टर्स। और फिर वो राजा बोलता है कि हीरोज, तुमने 3 डीमंस को हराया था, तो मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें 3 स्काई कमांड स्टोन्स देने वाला हूँ। तो ये रहे तुम्हारे 3 स्काई कमांड स्टोन। ओरिजिनली तो ये जो स्काई कमांड स्टोन है ये रॉयल ब्लड लाइन को दिए जाते हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर रहकर हमारे राज्य की रक्षा की है, तो मैं तुम्हें ये 3 स्काई कमांड दे रहा हूँ। फिर वो राजा बोलता है कि लेकिन याद रखना, ये मेरे लिए एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, वो भी हायर गॉड्स के साथ। जिसके पास सही क्वालिटीज होंगी, डेटी उन्हें ही अपनी पावर देंगी। जो इन्हें यूज कर पाया डेटी के हिसाब से, जो लायक हुआ वो इन स्टोन्स का ओनर बन जाएगा, लेकिन जो लायक नहीं होगा वो कभी इनको दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। तभी टेरेसा कुछ नोटिस करती है, वो देखते है कि उसके विंग्स में से 4 स्टोन्स गायब हैं। और वो बोलती कि हमने तो 3 ही लिए थे, तो चौथा स्टोन कहाँ पर गया। फिर जिनोक बोलता कि चौथा स्टोन पहले से ही यूज हो चुका है, वो भी एक लेजेंडरी किंग की वजह से, जिसका इस्तेमाल करके उसने बहुत सारी पावर गेन की और यहाँ पर ये एम्पायर खड़ा किया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेनहार्ड दी फर्स्ट एम्परर की। का दूसरा मतलब ये भी है कि फर्स्ट एम्परर के बाद कोई भी ऐसा एम्परर नहीं आया जो फर्स्ट एम्परर के जितना लायक हो, जिसको डेट इज अपनी पावर दे सके। और यही एक कारण है जिसकी वजह से एम्पायर की जो पावर है वो कम होती गई। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना महाराज। और ये बात सुनने के बाद फेनहाइमर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को दबाने लग जाता है, और वो बोलता है कि कैंग जिनहुक, अपने शब्दों का चयन ढंग से करो, समझ गए। मैं ऐसी स्टेटमेंट तुम्हारे मुंह से भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हें भी इसकी सजा मिल सकती है, ठीक है। लेकिन तभी उसका जो महाराज है वो फेनहाइमर को शांत होने के लिए बोलता है, और वो बोलता है कि ये कुछ गलत भी नहीं बोल रहा, ये सही बोल रहा है कि फर्स्ट एम्परर के बाद हम कोई भी, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी जो महाराज था वो अभी तक उनके जितना लायक नहीं हुआ। और मैं जानता हूँ कि मैं फर्स्ट एम्परर के जितना पावरफुल कभी भी नहीं बन सकता। वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट राजा थे, और मैं अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मेरे लिए पावर बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। तो प्लीज ये स्काई कमांड स्टोन लो और मेरे एम्पायर की रक्षा करो। प्लीज, मैं इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। जिन्होंने उसकी ये बात सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि क्या यार, कितना बेकार राजा है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो इसको अभी के अभी अबेंडन कर दूं। लेकिन फिर वो फेनहाइमर की तरफ देखता है और कुछ सोचने लग जाता है। लेकिन तभी हम सभी के सामने नोटिफिकेशन आती कि जो सभी के सभी बैरियर थे वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। जो डिफेंसिव मैजिक था यहाँ का वो डिसेबल हो चुका है, और इंट्रूडर यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हम लोग देखते कि वहां पर भागकर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और जिनहुक और रेनहार्ड और उन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि एम्पायर के खुद के सैनिक ही होते हैं जो कि इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पर कोई आता है और वो बोलता है कि एम्पायर का इतना बड़ा खजाना एक आउटसाइडर को ऐसे ही दे देना, यही कारण है कि एम्पायर अब ग्रोथ नहीं कर रहा, मेरे महाराज रेनहार्ड। और ये कोई और नहीं बल्कि ड्यूक ही होता है। और ड्यूक की ऐसी गद्दारी को देखकर रेनहार्ड बोलता है कि तुमने आखिरकार अपने रंग दिखाई दिए ना ड्यूक। फिर वो ड्यूक बोलता है कि ओ ओल्ड मैन, मैं ही सिर्फ नहीं हूँ जो अपने रंग दिखा रहा है यहाँ पर। और तभी वो अपने पीछे खड़े हुए मैकगनीज की तरफ इशारा करता है, जो कि फेनेहाइमर का स्टूडेंट होता है। और वो फेनेहाइमर देखते बोलता है कि क्या मैकगनीज, तुम भी तुम भी इसके साथ हो। और फिर वो समझ जाता है कि अब्राहम भी इसके साथ ही होगा। फिर वो अब्राहम की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या अब्राहम, तुम भी उसके साथ ही हो। और अब्राहम कुछ बोल नहीं रहा होता, लेकिन अगले ही सेकंड में वो अपनी तलवार निकाल लेता है, और वो बोलता है कि यही एक रास्ता है, अब हमारे पास कोई और कारण नहीं है, हम ऐसे ही करके अंपायर को बचा सकते हैं। तो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज आगे मत बढ़िएगा वरना मुझे आपको मारना पड़ेगा। और फिर अब्राहम बोलता है कि प्लेयर्स, तुम लोग साइड में हट जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और जिनुक बोलता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए। और ये बोलकर जिनुक अपना हथियार निकाल लेता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो बोलता है
क्योंकि मुझे अभी मेरा पूरा इनाम नहीं मिला है। और उसको ऐसे अटैक पोजीशन में देखने के बाद अब्राहम और मैकगिनीज थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ड्यूक चिल्लाता और बोलता कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अटैक करो ना उनके ऊपर। लेकिन तभी अब्राहम बोलता कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, साइड में हट जाओ, क्योंकि तुमने अभी अभी एम्पायर को बचाया है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं। और तभी अब्राहम के पीछे से एक आवाज आती है, वो बोलते कि ओहो, तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है अपनी सोर्ड को पॉइंट करना उसकी तरफ जिसने तुम्हारी अभी अभी मदद की है। तो चलो फिर हमें ये हैंडल करने दो, हमारे फेलो प्लेयर्स के साथ लड़ाई करने दो हमें, इसमें तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि गांधारा गिल्ड की वही मास्टर निराशा और उसके साथ अरुण और चंद्रा होते हैं। और वो बोलती कि हम लोग प्लेयर्स को संभाल लेंगे। और तभी हम लोग देखते हैं निराशा के साइड में खड़े अरुण और चंद्रा जिन्हों के साइड में खड़े हुए दोनों लोग टेरेसा और यूसुम के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और हम लोग देखते कि ये बात जिन्होक भी नोटिस कर लेता कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है और वो उनकी तरफ देख ही रहा होता है। और इसका फायदा उठाकर निराशा जिन्होक के ऊपर हमला करने की ट्राई करती है, लेकिन जिन्होक ऑब्वियस सी बात है उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और निराशा उसके ऊपर हमला करते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम हो कैंग जिन्होक, तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जिन्होक अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी का इस्तेमाल करके उसके स्टेटस बार को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में फेल हो जाता है क्योंकि वो मंडारा की प्रोटेक्शन के अंडर है। और ये बात सोचकर जिनुक थोड़ा सा हैरान हो जाता कि क्या मंडारा की प्रोटेक्शन। और हम लोग देखते हैं कि वो ब्लो एक्सचेंज करके थोड़ी सी दूरी पर आ जाते हैं और निराशा उस पर हमला करने के साथ साथ बोलते हैं कि अभी भी टाइम है तुम्हारे साथ, हमारे साथ साइड ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारे साथ प्रॉफिट बांट लूंगी। एक बार अगर ड्यूक ने एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसने प्रोमिस किया कि वो गांधारा गिल्ड को 10% प्रॉफिट देगा जो भी एम्पायर से जनरेट होगा। और तुम्हें तो पता है कि एम्पायर की जो साइड है वो बिल्कुल होपलेस हो चुकी है। और तभी जिनोक हंसने लग जाता है और ये बात निराशा भी नोटिस कर लेती है। और तभी जिनोक बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि सोर्ड मास्टर आखिर किस तरीके के लोग हैं। और अभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है तीन तलवारें जो कि ड्यूक, मैकगिनीज और हमारी फेनहाइमर की होती है, जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। जहां पर फेनहाइमर अपने महाराज को बचाने के लिए लड़ाई कर रहा होता है उन दोनों के साथ, क्योंकि फेनहाइमर उन दोनों का गुरु होता है। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ऐसा करना कभी नहीं सिखाया था, तो तुम लोगों ने ये कहाँ से सीख लिया, ये बेट्रेयल क्यों। अब्राहम, मैकगनीज, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और हम लोग देखते कि वो ब्लो एक्सचेंज करने के बाद थोड़ा सा दूर हटते हैं और अब्राहम और मैकगनीज बोलते हैं कि कहाँ, हमने एम्पायर को बेट्रे नहीं किया, हम बस एम्पायर को थोड़ी सी अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ये देख सकते हो कि हमारे महाराज कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे एम्पायर के लिए, वो बिल्कुल निराश हो चुके हैं। एक बार अपने एम्पायर की तरफ देखो तो उसके लिए लड़ रहे हो, लेकिन उसकी आंखों में देखो, वो बिल्कुल आउट ऑफ होप हो चुके हैं, उन्हें लड़ाई की स्पिरिट रही नहीं है। और ये बात थोड़ी सी उसको सही भी लगती है कि हाँ ये बात तो बोल तो सही रहे हैं। फिर फेनहाइमर बोलता है कि मैं समझता हूँ कि एम्परर हमेशा के जैसे सेम नहीं रहे जब से प्रिंस की मौत हुई है, लेकिन एक बात तो पक्की है, उनकी रगों में रेनहार्ड का खून अभी भी बह रहा है। और मैंने शपथ लिया कि मैं उनके खून की हमेशा रक्षा करूंगा। और ये बोलकर रेनहार्ड अपने ओरा ब्लेड को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बैडस लुक दे रहा होता है, बहुत सारा मतलब इमेंस पावर एमिट कर रहा होता है फेनहाइमर। और ये सब कुछ देखकर अब्राहम और मैकगनीज के पसीने छूट जाते हैं कि अब उनका क्या हाल होने वाला है। और फिर अब्राहम बोलता कि अगर यही आपका जवाब है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है आपको ओवरकम करने के अलावा, तो तैयार हो जाइए फाइट करने के लिए हमारे साथ। और फिर वो फाइट अनटिल डेथ को शुरू कर देते हैं और वो तीनों लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से लड़ाई करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। सबसे पहले हमें रेनहार्ड की शक्ल दिखाई जाती है, जो कि सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और तभी निराशा बोलती कि मुझे लगता है कि उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया, क्यों, है ना। और जिनोक भी उस साइड पर देखता है और हमें दिखाई जाती है खून की कुछ बूंदे। और फिर हमें अब्राहम की शक्ल दिखाई जाती है, जो कि थोड़ा सा शोक में होता है। और फिर हमें पूरा सीन दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम और मैकगनीज की दोनों की तलवार जो है वो फेनहाइमर के पेट के अंदर होती है। और अब्राहम बोलता कि अगर तुम चाहते तो तुम हम दोनों को आसानी से मौत के घाट उतार सकते थे, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों, मुझे जवाब चाहिए क्यों। फिर फेनहाइमर अपनी तलवार छोड़ देता है और वो बोलता है कि सोर्ड मास्टर की जो तलवार है वो सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, जो भी इस एम्पायर के इंक्लूड आते हैं। और तुम तो मेरे डिसाइपल्स हो, मेरे भाई हो,
आखिरकार ऐसा कौन सा टीचर है जो अपने स्टूडेंट को मौत के घाट उतारेगा मेरे बच्चों। और ये बोलकर फेनहाइमर उन सभी को गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम बहुत ही पागल डिसाइपल हो मेरे अब तक के। और वो हंसने लग जाता है और फिर फेनहाइमर जमीन पर गिरने लग जाता है नीचे की तरफ। और ये सब कुछ देखकर अब्राहम और जो उसका मैकेगनीस है वो दोनों लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी जिन्हों बोलता है कि तुम सही काम कर रहे हो। क्या तुम्हें फाइनली कुछ रियलाइज हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तुम्हें पता है ड्यूक जिसे तुम नया राजा बनाने की सोच रहे हो एम्पायर का, वो पहले से ही म्यूरियम के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो प्लेयर जिनको वो यहाँ पर लेकर आया है उनको यहाँ पर म्यूरियम ने इनवाइट किया है। और ये बात सुनने के बाद अब्राहम बोलता है कि ड्यूक क्या ये लोग सही बात कर रहे हैं। लेकिन तभी अब्राहम एकदम से शॉक हो जाता है जो वो देखता है। और एकदम से ही वो देखता है कि जो ड्यूक है वो बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल में बोलता है और बोलता है कि क्यों अब तुम्हें रिग्रेट क्यों हो रहा है जब तुम इतने आगे बढ़ चुके हो। और जिनहुक निराशा के साथ लड़ाई करते करते बोलता है अब्राहम को कि अभी भी लेट नहीं हुआ, जल्दी से फेनहाइमर और एम्पायर को लो और यहाँ से निकलो। और अब्राहम बोलता कि कैसे निकलूं, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। और तभी जिनहुक बोलता कि मैकेगनीस याद करो मैंने तुम्हारे ट्रोमा के बारे में तुमसे क्या बात की थी। और अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है जब पार्टी हो रही होती है। और जिनहुक बोलता है कि ये उस टाइम के लिए सॉरी यार जब मैंने तुम्हारा हेलमेट उतार दिया था और तुम ट्रोमे में चली गई थी। और बोलता है जिनोक अरे यार अब क्यों गुस्सा हो रहे हो, तुम एम्पायर को प्रोटेक्ट करते हो तो गुस्सा थूक दो ना यार। और मैकेनिस बोलता है कि छोड़ो उसी बात को, जाने दो। फिर जिनोक बोलता है कि मैकेनिस क्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम अपने इस ट्रोमे को कैसे हैंडल कर सकते हो। और तभी हमें याद आता है कि जिनुक ने उसको बताया होता है कि ट्रोमा तुम उससे तभी ओवरकम कर सकते हो जब तुम उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि मैकेगनिस अपने हेलमेट को उतारता है और उसको जमीन पर नीचे फेंक देता है और अपने सर को बाहर की तरफ निकाल लेता है जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा शाइन कर रहा होता है जिसका उसे ट्रोमा है। लेकिन तभी जिनुक उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखों पर चश्मा लगा लेता है। और ये सब कुछ देखकर एकदम से निराशा भी शोक हो जाती है कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी जिनुक अगले ही सेकंड में अपनी डे लाइट स्किल को एक्टिवेट करता है और मैकेगनीज के सर पे मार देता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा तेज जो रोशनी वो आ जाती है जिसकी वजह से वहां पर खड़े सभी लोग कुछ देर के लिए फ्लैश हो जाते हैं। और इस अटैक का नाम होता है फ्लैश बैंग अटैक जिसकी वजह से वहां पर खड़े सभी लोग अंधे हो जाते हैं एक्सपेक्ट जिनहुक, यूसंग और टैरसा, क्योंकि वो लोग भी चश्मा लगा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और तभी टैरसा और यूसुंग भी बोलते कि तो इसीलिए तुमने हमें ये ग्लासेस दे दे, तुम्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ सीन हो सकता है। और फिर हम लोग देखते कि इस मौके का फायदा उठाकर अब्राहम और मैकेगनीज रेनहार्ड और फेनहाइमर को उठाकर बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लग जाते हैं। और अब्राहम भागते भागते माफी मांग रहा होता अपने महाराज से कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए इस गद्दारी के लिए, आप बाद में मुझे जो सजा देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इस गद्दारी के लिए, लेकिन अभी के लिए मुझे आपको बचाना है। और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लग जाते हैं। और रेनहार्ड अभी भी फेनहाइमर की तरफ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा चिंता में हो रहा होता है। लेकिन उनको भागता हुआ तभी ड्यूक नोटिस कर लेता है। ड्यूक बोलता है कि उनका पीछा करो, हम रेनहार्ड को जिंदा नहीं छोड़ सकते। और हम लोग देखते कि उनके पीछे सभी के सभी लोग चले जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर जेनुक बोलता है कि ओहो, यहाँ तक कि तुम्हारे साथी भी उनके पीछे चले गए, तो अब हम फाइनली आपस में बात कर सकते हैं, सिर्फ हम दोनों। फिर जिनुक बोलता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर 21वें फ्लोर पर एक ऐसा प्लेयर है जिसने सिंगल हैंडेडली उस डीमन को हैंडल कर लिया जो कि हाई रैंकिंग का था। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी तुमसे, लेकिन जबकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ब्लो एक्सचेंज कर लिए तो मैं समझ गया कि तुम में ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, तुम भी बाकियों की तरह ही नॉर्मल हो। तो अब मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ निराशा। और फिर निराशा बोलती कि हाँ मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। और ये बोलकर अपने हथियार को जमीन पर फेंक देती है और तभी अपनी पावर को इंक्रीज करने लग जाती है और अपनी स्किल यूनिटी ऑफ दी सोल को एक्टिवेट करके पावर अप करने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर जिनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जो उसको देखने को मिलता है। और आप लोग भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना कि ये इंडिया से और आपको बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देने वाली आगे चल के, तो मैं इसी ट्विस्ट की बात कर रहा था। और ये देखो, डेस्ट्रॉयर लॉर्ड शिवा, और वो वहां पर पावर अप करके शिवा की एक मूर्ति को ही समन कर लेती है एक किस्म से, जो कि हमारे भगवान शिव जी की होती है। भाई एक साउथ कोरिया की मानवा में हमारे भगवान शिव का रेफरेंस मिला है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वो बहुत ज्यादा पावर अप करती है और बहुत ही ज्यादा कूल लग रही होती है। फिर लिखो ओम नमः शिवाय कमेंट में अगर तुम भगवान शिव को मान। सर ये एक बॉक्स एक्स्ट्रा आया है,
और ना ही तो सर इसका कोई इलाज है। फिर हमें दिखाया जाता है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शिवा, जो कि हमारे शिव जी हैं, उसका एक अवतार टाइप का कुछ, जो कि निराशा के पीछे समन हो चुका था, जिसको देखकर जिन्हों भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब मुझे समझ में आया कि इसके पास मंडला की प्रोटेक्शन कैसे थी, क्योंकि इसके पास एक भगवान की शक्ति है। फिर निराशा जिन्हों से बोलते, जिन्हों तुम इस बात से अवेयर तो होगे ना कि जो एम्परर का एम्पायर है वो अब खत्म होने वाला है। तुम्हारी वजह से वो कुछ देर के लिए अपने डाउनफॉल को संभाल सकते हैं, लेकिन तुम भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा सकते। फिर हमें वही लोग दिखाए जाते जो कि एम्परर को लेकर भाग रहे होते हैं वहां से। तभी यूसिन कुछ नोटिस करता है और वो एक कोइन फेंक के मारता है एक खजाने के ऊपर, जिसकी वजह से वहां पर जो ट्रैप लगे हुए थे वे सभी के सभी एक्टिव हो जाते हैं और उनके पीछे आने वाले सभी लोगों के ऊपर उन ट्रैप से हमला होने लग जाता है। और उनका सामना करने में उन दोनों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, अरुण और चंद्रा को। और निराशा बोलती, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बाहर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उस एम्परर को सपोर्ट करेंगे जिसने उनके एम्पायर के लिए बहुत समय से कुछ भी नहीं किया? तो चलो फिर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते और तुम मेरी साइड को ज्वाइन कर लो, क्यों कैंग जिनोक? और जिनोक बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अब कोई नहीं होगा जो एम्परर का साथ होगा, बस उसके कुछ पर्सनल लोग जैसे फेनेहाइमर और उसके सोर्ड मास्टर को छोड़ के। और यही यही कारण मेरे लिए बहुत है कि मैं और लोगों को भी कन्विंस कर लूंगा एम्परर का साथ देने के लिए। और अब सीन वापस से अब्राहम के ऊपर शिफ्ट हो जाता, जो कि एम्पायर को अपने पीछे बिठाए हुए है और वो बाहर निकल जाते हैं अंडरग्राउंड से। और वो बाहर देखकर कुछ चीज देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन टेरेसा उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हमें पता लगता है कि कोई और नहीं बल्कि होली एम्पायर की जो सिस्टर्स हैं वो वहां पर आ चुकी हैं अपने दोनों ट्विंस के साथ। और उनको वहां पर देखकर एकदम से फेनहाइमर बोलता कि क्या सबीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो उसको देखते ही गले लगा लेता है और हमें पता लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। और टेरेसा बिल्कुल शॉक है ये सब कुछ जानकर, क्योंकि उसे अभी पता चला है। और सबीना उसे बताती है कि उसे पता लगा था कि यहाँ पर कोई है जो हमारे महाराज को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। रुको, पहले मैं तुम्हारे घाव को ठीक कर देती हूँ। और ये बात बोलकर सबीना अपने सेक्रेड हीलिंग का इस्तेमाल करती है और फेनेहेमर के घाव को भर देती है। सबीना बोलती कि अब मुझे पता चला कि हमारा कैपिटल से कांटेक्ट क्यों कट हो गया था। तुमने बहुत अच्छा काम किया फेनेहाइमर, अब सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। और वो ये बात बोल ही रही होती है फेनेहाइमर को, लेकिन तभी वहां पर ड्यूक आ जाता है और वो वहां पर सबीना को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और सबीना बोलती कि मैं तुम जैसे गद्दारों के सर को कुचलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर वो अपने दोस्तों को बोलते कि मैं यहाँ पर इनको संभाल लूंगी, तो जाओ और हमारे महाराज को किसी सेफ जगह पर ले जाओ। फिर ड्यूक उनके ऊपर चिल्लाता और वो बोलता कि तुम स्टूपिड औरतों, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आ जाओगी तो कुछ चेंज हो जाएगा? फिर ड्यूक अपनी स्किल कमांड सिग्नल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो एक ही टाइम पर अपनी आवाज पूरे कैपिटल में पहुंचा सकता है। और वो बोलने लग जाता है कि मेरे सभी सोल्जर्स कैपिटल के ध्यान दो, हमारे जो महाराज है उसने हमें धोखा दे दिया है, हमसे गद्दारी कर दी है। वो हमारे एम्पायर को फॉरेनर्स को सौंपना चाहते हैं। तो फिर मैं ड्यूक तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें जहां कहीं भी हमारे एम्पायर दिखे उसको मार डालो, एम्पायर के भले के लिए। ड्यूक की आवाज पूरे कैपिटल में गूंज रही थी, तो सभी सैनिक एकदम से सोचने लग जाते कि ये तो ड्यूक की आवाज थी, क्या ये सच बोल रहा है? लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं अब्राहम उसके महाराज को लेकर भाग रहे होते हैं। फिर वो आपस में बात करने लग जाते कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वो उसके साइड में खड़ा हुआ साथी बोलता कि करना क्या है, पकड़ो उन्हें। और वो उनको पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनके सर पे एक जोरदार मुक्का लगता है, जिसकी वजह से वो सैनिक वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। और ये मुक्का किसने मारा है? हमारी सबरीना ने। और वो बोलते हैं कि इस ड्यूक की तो ऐसी की तैसी, इसने हमारे लिए सिचुएशन और भी खराब कर दी। फिर वो अपने साथियों को बोलते हैं कि किसी को भी मारना मत, मतलब जान से मत मारना जब तक ज्यादा ही जरूरत ना पड़ जाए, बस इनको इतना पीट दो कि ये वापिस से खड़ी ना हो पाए। और फिर चंद्रा अरुण को बोलते कि यहाँ पर तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और अरुण बोलता है कि अरे हम एम्परर को पकड़ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और ये बोलकर वो एम्परर का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा स्टिक आकर लगती है और कोई उनको बोलता है कि वहीं के वहीं रुक जाओ। और ये कौन कौन होता है? ये होते हैं हमारे ट्विंस, जो कि इनको बोलते हैं कि तुम लोग हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर का मैच हो जाए। और उन लोगों को वहां पर देखकर
अरुण और चंद्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उनको वहां पर देखते ही चंद्रा एक मैसेज भेज देती है निराशा के पास कि पाल्डियंस यहाँ पर आ चुके हैं और हमें रेनफोरेस्टमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी बैकअप भेज दो। और ये मैसेज पढ़ने के बाद निराशा एकदम से बोलती कि ओह, तो इनके पास बैकअप प्लान था, ये हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ा रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। तो फिर अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, तुम्हें यहाँ पर हरा कर मैं खुद जाऊं और एम्परर को मौत के घाट उतार दूं। लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम्हें जान से मारना एक वेस्ट ऑफ टैलेंट होगा। और ये बोलकर निराशा जिन्हों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। फिर वो अपने हथियार को जिन्हों की तरफ फेंक देती है और इस अटैक का नाम होता है डेथ रोल चक्रम। और वो बोलती है कि अगर तुम इससे बच पाए तो हम आगे की सोचेंगे। और जिन्हों को उसके अटैक को आता हुआ देख लेता है, लेकिन उस चक्कर को डोज भी कर लेता है साथ में ही। लेकिन वो नोटिस करता है कि वो चक्कर वापस से घूमकर जिनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लग जाता है। लेकिन जिनों को उसको भी फिर से डोज कर लेता है और वो चक्कर बार बार जिनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनों को उसके सभी अटैक को डोज कर लेता है। लास्ट में वो चक्कर घूम के वापस से निराशा के हाथ में आ जाता है। और निराशा उसी चक्कर को अपने हाथ में लेकर एक बहुत ही पावरफुल पंच प्रिपेयर करती है भगवान शिव जी की पावर को बोरो करने के बाद। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, क्योंकि उसके शक्ल से ही लग रहा होता है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और उसके इस पावरफुल पंच को प्रिपेयर होता हुआ देखकर जिन्हों अपने हाथों को आगे लगा लेता है ताकि वो उसके इस अटैक को ब्लॉक कर पाए। और हम लोग देखते कि इस अटैक का नाम होता है विनाश। और ये भाई हिंदी का वर्ड आप लोगों को तो पता ही होगा। और वो उस अटैक से एक बहुत ही पावरफुल पंच करती है जिन्हों के ऊपर, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट हो जाता है। और वो अटैक करने के बाद थोड़ी सी दूरी मेंटेन करती है जिन्हों से, ये सोचते हुए कि उसका अटैक काम कर गया और जिन्हों कब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसको जिन्हों की आवाज आती है और जिन्हों बोलता है कि मानता हूँ कि तुम्हारे पास एक कोड की पावर है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये एक शाही कब्र है और तुम्हें इस जगह को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद निराशा बोलती कि अरे यार, किसको फर्क पड़ता है, ये लोग वैसे भी टावर के रेजिडेंट हैं, इनको तबाह करूं या कुछ और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस टावर में ऊपर चढ़ना है। और वो बोलते हैं जिनों को देखते हुए कि तुम्हें ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिनों के हाथ में वही स्काई कमांड का स्टोन होता है और जिनों को उसको यूज करने वाला होता है। और निराशा बोलती है क्या तुम इसको यहाँ पर यूज करने वाले हो, ऐसी चीज को रैशली यूज करना एक भगवान की नफरत दिला सकता है तुम्हें। और जिन्हों बोलता है कि ओ नफरत, मुझे आदत है, मुझसे बहुत सारे गॉड जो है वो नफरत करते हैं। और तुम्हें पता है, नफरत ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से मैं किसी गॉड की अटेंशन पा सकता हूँ। और ये बोलकर जिनो को स्काई कमांड स्टोन को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी का एक बैरियर बनने लग जाता है। और ये सब कुछ देख कर निराशा बोलती कि तुम पागल कहीं के, ऐसा नहीं करना होता। और हम लोग देखते कि वहां पर पूरा का पूरा टाइम रुक चुका है, क्योंकि एक हायर जो बीइंग है वो रिस्पॉन्ड करने लग जाता है जिन्हों की इस कॉल का। और जो हायर बीइंग है हायर फ्लोर का, वो इस फ्लोर पर आने की कोशिश करता है, लेकिन जो टावर के रिस्ट्रिक्शंस है वो उसको यहाँ पर आने से रोक रहे होते हैं। और तभी जिन्हों के सामने एक नोटिफिकेशन आती है पूरे रेड कलर में कि किसकी हिम्मत हुई मुझे परेशान करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि टावर का रिस्ट्रिक्शंस उस हायर फ्लोर के डीमन या फिर गॉड को यहाँ पर आने से रोक रहे होते हैं। लेकिन वो हायर फ्लोर का डीमन या फिर गॉड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आखिर में अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन रेस्ट्रिक्शंस को ही तोड़ देता है जो कि सिस्टम उसके ऊपर लगा रहा होता है। और अब सिस्टम के रेस्ट्रिक्शंस जो टूट चुके हैं, तो जो हायर फ्लोर का बीइंग है, गॉड या फिर जो भी वो डेविल है, वो वहां पर आ जाता है बिल्कुल जिन्हों के सामने। और जिन्हों के सामने आते ही वो एकदम से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले तुमने मेरा डार्क डिसाइपल बनने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। मानना पड़ेगा, हिम्मत तो है तुम्हारे अंदर। वो हायर बीइंग जिन्हों के ऊपर से उस टाइम स्पेस के बैरियर को हटा देता है,